हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। अब इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि जो प्री बोर्ड का मैथमेटिक का जो पेपर है वो बेसिक का, और इसमें जो है हम सेक्शन डी और ई करेंगे। ठीक है, मैं ए बी और सी सेक्शन सॉल्व करवा चुका हूँ। उनका मैं, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये वीडियो मतलब कि ये पेपर पूरा हो जाएगा, इसमें मैं ये करा दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से सेक्शन डी और ई के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन डी है उसमें क्वेश्चन 32 टू 35 है। ठीक है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट 6 - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। सपोज कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ये बी है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें बोले हैं यहाँ पर 10 और -6, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास -8 और 3। तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, हम पॉइंट को पी मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें ये यहाँ पर बोले हुए हैं 6 और -4। तो ये हमें बताना है कि पी जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सपोज कि हम ये मान लेते हैं ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं हमारा क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो हमारा लगता है एक्स वाई का जो अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला लगता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर हम उसके लिए y के लिए देखें, y के कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में हो जाता है हमारा m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट की इक्वेट कर लेते हैं कि हमें रेशियो ही तो फाइंड करना है, चाहे तो हम इसके इक्वल रख दें या इसके इक्वल रख दें। इस पॉइंट को मतलब ये x का पॉइंट है यहाँ से इसके इक्वल, और ये y का है ये इसके इक्वल। अगर हम रख देते हैं, किसी भी एक को रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं x वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इसका क्या है 6 के इक्वल रख लेते हैं हम इसको, मतलब x वाले के। तो यहाँ पर हमारा क्या है m1 हमें पता नहीं है, x2 क्या होगा -8, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -8 प्लस m2 हमें मालूम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई x1 है हमारा यहाँ से 10। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, इधर 6 से मल्टीप्लाई होगी m की, 6 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 6m आ जाएगा, 6m1 प्लस 6m2। इधर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8m1 प्लस 10m2, ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, m वाले एक साइड कर लेते हैं और m2 एक साइड कर लेते हैं। 6m1 प्लस ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा m1 और इक्वल टू 10m2, ये माइनस है उधर जाके प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 6m2। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 14m1 आ गया, और इधर हम देखेंगे तो माइनस हो गया हमारा क्या आ जाएगा 4m2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं m1 इसके अपॉन में हम ले लेते हैं m2, यहाँ पर हमारा क्या बचा 4, और ये इधर जाएगा 14 डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 2 से 2 2 से 4 2 7 से 14, तो m1 अपॉन m2 जो आ गया हमारे पास आ गया 2/7। तो हम यहाँ कह सकते हैं m1 रेशियो m2 का जो रेशियो आ गया 2/7। तो हमसे यही पूछा था कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2/7 के में डिवाइड करता है। में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा है। शो दैट द पॉइंट E, F, G एंड H आर टेकन इन ऑर्डर, दे आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अगर हमें पता हो कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ से अगर हम देखें कि स्क्वायर की अगर हम बनाएं, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, सपोज कि हम इसके पॉइंट ले लेते हैं कि ये E है, E क्या है -4 और 4, और ये सपोज करते हैं कि F है -1 और ये G है क्या है 4 2, और ये H है 1 और 7। ठीक है, अगर हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो ये अगर हमें वर्टिसेस प्रूव करने हैं कि स्क्वायर के हैं, तो हमारे क्या होगा, हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसकी डिस्टेंस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या EF, और ये इक्वल आएगा फिर किसके EF और FG इक्वल आना चाहिए। ठीक है, फिर FG किसके GH, ये भी इक्वल होना चाहिए, और HE ये भी इक्वल होना है। मान लो कि चारों साइड जो होती है स्क्वायर की वो क्या होती है इक्वल, ये इक्वल हो गई। साथ में एक चीज़ और हमें देखनी होगी कि इसके डायगनल जैसे कि ये हो गया इसका एक डायगनल। ठीक है, दूसरा डायगनल हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया इसका दूसरा डायगनल। तो ये दोनों डायगनल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यानी ये तो हो गई साइड्स। ठीक है,
साइड्स इक्वल होगी और दूसरे में हम क्या लेते हैं डायगनल्स। डायगनल क्या क्या हो जाएंगे हमारे, मान लो ई और जी डायगनल हो जाएगा, ये हमारा एक डायगनल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा हमारा एच एफ हो जाएगा, ये भी इक्वल होने चाहिए एच और एफ। तो ये क्या है हमारे डायगनल्स। अगर ये इक्वल आए हम इनको फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये डायगनल सब इक्वल आएगा तो ही हम ये कहेंगे कि वर्टिसेस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हमारे यहाँ पर क्या लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है सब में, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सब में। तो ई एफ का अगर हम ई एफ कैलकुलेट करते हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो x2 क्या होगा -1, जब हम ई एफ की बात कर रहे हैं -1 और यहाँ पर माइनस है और इसका खुद का माइनस है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 और -4, y1 है 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो ई एफ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ई एफ जो होगा हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी ई एफ की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई √34, ठीक है। ई एफ हमें मिल गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ई एफ मिल चुका है तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ई एफ मिल गया और हम देखते हैं एफ जी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा सीधा। तो x2 4 प्लस 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 प्लस 1, ठीक है। ये मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा √34। तो ये भी इक्वल आ गया, ठीक है। एफ जी भी हमें पता चल गया कि एफ जी भी 34 है। एफ जी के बाद देते हैं जी एच को चेक करते हैं। जी एच क्या आएगा, वही फॉर्मूला हमारे पास यही लगना है। x2 क्या है इसमें 1 -4 स्क्वायर प्लस 7 -2 स्क्वायर, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25, तो ये भी क्या आ गया √34। ऐसे ही हमारा एच ई भी हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे। एच ई भी ऐसे ही निकलेगा x2। एच ई की बात करेंगे तो x2 कितना हो जाएगा -4 और -1, -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 देख लेते हैं यहाँ से 4 7 क्या हो जाएगा 4 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया ये माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस और -3 का स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग करेंगे इनके तो क्या आ जाएगा √25 प्लस 9, तो वही आ गया √34। तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी साइड्स जो हो गई हमारी, सभी की वैल्यूज जो आ गई वो 34 आ गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ =GH और =HE सभी किसके इक्वल हैं, √34 के इक्वल हैं, ठीक है। ये सब 34 के इक्वल आ गया। अब हम इसका डायगनल्स चेक करते हैं। साइड्स तो इक्वल है, डायगनल्स चेक करते हैं। डायगनल क्या है हमारे पास, ये है हमारा EG, ठीक है। तो डायगनल E और G चेक करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही निकलेंगे हमारे। तो EG क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस ये तो 4 है, x2 ये हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। तो 4 माइनस ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 ऐसे हो जाएगा 4 एंड 1 मिनट 4 + 4 स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा y2 2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो 2 - 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर होगा ब्रैकेट में -2 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर क्या होगा √64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 68, ये आ गया। अब हमारा EH आ गया, तो अब हम एक और HF भी देख लेते हैं, ठीक है। HF भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा HF में √HF चेक करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा √x2 HF की बात करें -1 और -1, तो ये आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस और y2 देख लेते हैं -1 और -7, ठीक है। -1 -7 फॉर्मूले के मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया -2 स्क्वायर और ये आ गया प्लस -8 स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे, इसका 4 होगा और इसका 64 होगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा 68 आ जाएगा √। तो यहाँ से हम कहेंगे कि डायगनल जो होता है हमारा EG किसके इक्वल आ गया HF के, जो कि √64 है, तो इसका 68 है। तो हम यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये डायगनल मतलब कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। हमें ये प्रूव करना था कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है कि हमें टेबल गिवन है एक्सपेंडिचर की 25 हाउस होल्ड की, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा मीन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमें क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिया है फ्रीक्वेंसी नंबर, और यहाँ पर हम क्या नहीं, क्लास इंटरवल क्या है 150 से 200, 200 to 250, ठीक है, 250 से 300, और 300 से 350, और 350 से 400, ठीक है। ये कितना है 4 5 12 2 2, ठीक है, ये आ गया। तो हम यहाँ से पहले x निकालेंगे, x डैश, ये कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे उसका हाफ, ठीक है, तो कितना आया 175, 50 का डिफरेंस आ रहा है तो 50 प्लस कर दो, तो इसमें कितना हो जाएगा 225, फिर क्या हो जाएगा 275, फिर क्या हो जाएगा 325, और फिर क्या हो जाएगा 375, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं FI कैलकुलेट कर लेते हैं, ये FI है और ये XI है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, 1 मिनट में सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये डिजिट आ गए हमारे यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा FI लेना है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा FI XI, तो इनका ये आ गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इन सबको जब प्लस किया तो ये आ गया, और इनको प्लस किया तो 25। फॉर्मूला होता है मीन का हमारा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6625 अपॉन में 25, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 से 25, ये यहाँ पे कट गया 15 5 25, फिर ये आ गया हमारा 1525, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 0 5 5 25, गलत आया क्या, मैंने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी है और इनका मल्टीप्लाई करके इनका प्लस भी कर दिया, तो यहाँ पर सिग्मा FI इतना आ गया है और सिग्मा FI XI ये आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया 6525 और 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे 5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, और 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, क्या हो रहा है यार ये, तो मैंने यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ पर सिग्मा FI XI की वैल्यू ये आ गई है, और सिग्मा FI XI FI ये आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जस्ट ये आ गया 6525, और अपॉन में हम ले लेते हैं 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, और यहाँ गया 5 एकम 5, 5 3 15, पूरा पूरा जाएगा, तो ये 0 5 5 25, ये आ गया हमारा 1305, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 10, और यहाँ पे हो गया 3 बजे 5 6 30, और 5 एकम 5, तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई है 261 आ गई है, तो ये हमारा मीन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि कोई एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर ऊंची है, सपोज कि ये कोई एक बिल्डिंग है कि जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। अब यहाँ से क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि केबल टावर जो है इससे ज़्यादा हाइट का होगा, मान लो कि ये है केबल टावर, ठीक है, इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको इस तरीके से हम देख लेते हैं, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी बताइए हमें, ये जो हाइट है ये 10 मीटर है इस बिल्डिंग की, ठीक है। आगे दे रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45, और इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाया है, अगर इसके फुट को देखें यहीं से, ये स्टॉप से खड़े होकर, तो ये एंगल बनता है 45 का, तो यहाँ पर ये बनेगा 45, और ये ऑल्टरनेट होने से ये भी बन जाएगा 45, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें बताना है टावर की हाइट कितनी है, तो इतनी हाइट तो ये बिल्डिंग के इक्वली हो जाएगा, ये तो 10 मीटर हो जाएगी। आगे की हाइट को हम मान लेते हैं कि ये इतना इतना x है, ठीक है, यहाँ तक का हम मान लेते हैं कि x, तो पूरी हाइट जो हो जाएगी उसकी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी x + 10, ये कंप्लीट हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसको इधर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसे नेमिंग कर लेते हैं, सपोज कि A B C D और E, इस तरीके से नेमिंग कर लेते हैं। और हमें ये भी नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि y मान लिया हमने इसको, ये हमारा हो गया डायग्राम। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं, फिर हमें चेक करना होगा वही पापा BR P हो गए, हाँ बेटा, इससे चेक करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा tan थीटा बनाने की, तो हम यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल, ले लेते हैं इन ट्रायंगल CED ले लिया हमने, ये वाला ट्रायंगल CED, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है P अपॉन B, ये होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसमें 10, और बेस कितना हो गया हमारा ये y, हमने y ले लिया, और थीटा कितना है 10, यहाँ पर हमारा कितना है 45, ठीक है, तो ये 10 अपॉन y आ गया। यहाँ से और चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है tan 45 की 1, y अपॉन
10/y, तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर आ गई है। तो y की वैल्यू हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो हमें मिल गई है यहाँ से 10 मिल गई है। तो ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, ये भी इतना ही होगा 10 मीटर। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे भी हम tan थीटा बना लेते हैं अपना, tan थीटा ही बनता है जनरली। तो ठीक है, ये अभी ये जो होगा हमारा ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो P/H होता है, ठीक है, P कितना हो गया x और H कितना हो गया, और सॉरी P/B होता है, बेस कितना हो गया 10, तो ये हो गया। और इसमें थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 = x/10, ठीक है। tan 60 की वैल्यू जो होती है हमें पता है कि वो होती है √3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं √3 = x/10। तो 10 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा tan √3 = x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता चल गई है, कितनी आ गई है, tan √3। तो ये x आ गया, लेकिन हमें क्या करना था, हाइट बतानी थी इसकी केबल टावर की। तो केबल टावर की हाइट है x + 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर की जो हाइट होगी वो होगी x + 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी tan √3 और +10, ये हो जाएगा। तो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, कोई वैल्यू तो किसी ने बोली, अच्छा हमें यहाँ पर बोला है कि √3 की जगह पर हमें ये लेना है 1.73, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, क्या करते हैं 10 और यहाँ पर 1.73 ले लेते हैं, क्योंकि हमें बोला हुआ है √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू ले ली +1, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2.73 हो जाएगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 27.3 मीटर। तो यानी कि ये जो हाइट आ गई हमारे आगे केबल टावर की हाइट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन और गिवन है, हमें जो दिया है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, क्या बोला है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। मतलब कि यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है, सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि 2 poles हैं, ठीक है, वो रोड के दोनों साइड पर खड़े हैं, दोनों की हाइट इक्वल है। मान लेते हैं इसकी हाइट h है और इसकी हाइट भी h है, और ये हमारा रोड है, ठीक है। रोड के ईदर साइड मतलब कि दोनों साइड में खड़े हुए हैं, विच इज़ 100 मीटर वाइड। और जो रोड है ये है, ये जो इसकी चौड़ाई है वो है 100 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक जगह जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो 60 डिग्री का बन रहा है, जो पास होगा वो बड़ा एंगल होता है और जो दूर होगा वो छोटा एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया 30, ये हो गया। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। पोल्स की हाइट बतानी है हमें कि पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमें पता नहीं है यहाँ तक का, तो ये इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं कि इसकी नेमिंग करते हैं पहले। तो A B और ये P हो गया और ये हो गया C और ये D। तो इसको हम अगर x मान लेते हैं तो आगे का क्या हो जाएगा 100 - x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का अगर हमारा x है तो आगे वाला जो बचेगा वो 100 - x, क्योंकि पूरा 100 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वही फिर से अपना tan थीटा बना लेते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा, वही पापा बियर पियोगे अपॉन में हाँ बेटा, ये होता है। तो tan थीटा बना लेते हैं। इसमें हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ये भी बता देते हैं, इन ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल हमने ले लिया ABP। तो इसमें क्या होगा, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा इसका, अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया H/x, और थीटा कितना है, थीटा है हमारा यहाँ पर 60, ठीक है। तो H/x, यहाँ से हमारा क्या आएगा √3 H/x। ये अगर हम इसको तो ले जाएंगे तो √3x = h, यानी h की वैल्यू हमें मिल गई है √3x। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल DCP में देख लेते हैं, वही बनेगा फिर से tan थीटा। tan क्या होता है, पापा बियर पियोगे हाँ बेटा। तो tan क्या हो गया P/B, ठीक है। तो P कितना है इसमें, ये परपेंडिकुलर है इस हिसाब से, और यहाँ पर ये क्या है हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा H और बेस क्या है 100 - x, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री = H/100 - x, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 = H/100 - x, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 - x = क्या हो जाएगा √3h, h√3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो अब यहाँ हम करते हैं 100 - x = h के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं √3x और इंटू √3, ये तो है ही है, ये इतनी थी तो h की वैल्यू हो गया और ये √3 हो गया।
तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू इसकी √3 की √3 से होगी तो 3 आ जाएगा और x। अब क्या करते हैं 100 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 4x, ये x आएगा तो ये हो जाएगा 4x। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100/4 इज इक्वल टू x, यहाँ से डिवाइड कर दिया तो 25, दैट इज x की वैल्यू जो आ गई वो 25 मीटर आ गई। लेकिन हमसे h पूछा था तो हाइट पूछी थी, हमें h बताना था। क्या आया था, हमने यहाँ पर h कैलकुलेट किया था, h की वैल्यू ये थी √3x, तो यहाँ लिख देंगे √3x, तो हमारा क्या आ जाएगा h आ जाएगा √3 इंटू x के प्लेस पर आ जाएगा 25, तो हमारा हाइट आ जाएगी इसकी 25√3। देख लेते हैं √3 की कोई वैल्यू तो नहीं बोली हुई, नहीं बोली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछी थी हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर, तो ये केबल टावर की हाइट हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको, एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, क्या बोला है, इफ द पैरेलल लाइंस ड्रॉन टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द प्रूफ दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये क्या है, बीपीटी थ्योरम, इसको हम क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम एक्चुअल में इसका जो डिटेल में है, मैंने पूरा एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसमें ही दे दूंगा। ठीक है, उसको आप अलग से देख सकते हो। 2 वीडियोस बनाई हुई है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल क्या होता है, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, और बिटवीन पैरेलल सेम पैरेलल के कैसे एरिया इक्वल होता है, सारा कुछ प्रूव किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने जस्ट सामने से बताया, बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने बीपीटी थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। चाहे तो अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं उसके पीछे की एक एक वजह, तो वो बीपीटी थ्योरम की आप वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियोस डाली हुई है मैंने, और दोनों का लिंक मैं दे दूंगा इस पर, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सीधा डायरेक्टली मतलब लिख कर बता रहा हूँ कि है क्या। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्टेटमेंट्स वगैरह या पूरे डिटेल में, जस्ट मैं इसका एक बता रहा हूँ कि कैसे होती है बीपीटी थ्योरम। सपोज कि ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब क्या बोला है कि बीपीटी थ्योरम में कहती है कि कोई एक लाइन इस तरीके से इसको, जो कि इसके पैरेलल है, सपोज कि ये A, B, C और इसको हम ले लेते हैं D और ये हो गया E। पहले हम क्या करते हैं, E से इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मान लो कि इसको हम ले लेते हैं N, और D से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लो क्या हो गया, M ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से EN और DM हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक हम यहाँ पर भी करते हैं, ये ड्रॉ यहाँ पर मिला लेते हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, और इसको इधर मिला लेते हैं, ये भी ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो सारी बातें छोड़ते हुए, गिवन वगैरह जो भी सारी चीज़ें छोड़ते हुए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि हमें बीपीटी में क्या प्रूव करना होता है, कि हमें प्रूव जो करना है एक्चुअल में, जो हमें प्रूव ये करना है क्या, कि जो हमारी ये साइड्स हैं, जैसे हमारी साइड्स हैं AD और BD का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, AD रेशियो BD इक्वल होगा हमारा AE रेशियो CE। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल देखते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है ADE। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मुझे लेनी है ये वाली साइड पहले, तो इस पर जो बेस होगा हमारा AD हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे AD ले लेता हूँ, और इस पर जो हाइट आ रही है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या है, EN, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करते हैं, हम करते हैं एक, अब हमें चाहिए ये वाली साइड, मतलब ये पार्ट चाहिए DB, तो ये DB किस में आएगा, ये आएगा इस ट्रायंगल में। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो एक ट्रायंगल बनेगा इसमें बनेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या होगा कि DBE, हम इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस, इसका बेस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट जो होगा ये इसका बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा BD, और हाइट जो हो जाएगी एक्चुअल में इसकी ये इसकी जो हाइट होगी इसके आउटसाइड लाई करेगी, यही सेम हाइट हो जाएगी। ठीक है, EN, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल DBE, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो 1/2 AD मल्टीप्लाई EN, और अपॉन में जो आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू EN। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारा आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE और अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE जो आएगा ये इक्वल आ जाएगा AD अपॉन BD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी साइड, फिर से क्या करते हैं, अब हमें दूसरी वाली साइड, ये रेशियो तो हमारा आ गया, अब हमें चाहिए दूसरा वाला रेशियो। तो यहाँ पर हम फिर से रेशियो ले लेते हैं इसका, ट्रायंगल में देखते हैं, एरिया इसी ट्रायंगल का फाइंड करते हैं,
ए डी ई का, लेकिन अब की बार हम बेस जो लेंगे ये साइड लेंगे, तो हमारा एरिया ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा अब की बार हमारा ये होगा ए ई, और जो हाइट होगी इसमें क्या होगी, इसकी जो हाइट होगी ये होगी डी एम, ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी एम, ठीक है। अब दूसरा एरिया का ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं, किसका, यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल होगा डी ई सी का, ठीक है, डी ई सी का ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा एरिया ट्रायंगल डी ई सी, ये भी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब की बार बेस हमें लेना है ये सी ई इंटू हाइट। हाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो इसके आउटसाइड लाई करेगी ये भी हो जाएगा हमारा डी एम, ठीक है। फिर हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ट्रायंगल डी ई सी, इनका रेशियो ले लेते हैं, क्या होगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एम, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई और अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई सी, जो इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा ए ई अपॉन सी ई, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें एक चीज़ भी और पता है कि जो सेम बेस पर जो बनते हैं ट्रायंगल, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं किस तरीके से होगा। मैं मान लो कि ये ले लेता हूँ, अगर हमारे ये दो ट्रायंगल की हम बात करें, एक ट्रायंगल ये डी बी ई, बी डी ई की बात कर, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, बी डी ई की बात करते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक दूसरे की जगह पर हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एरिया, दूसरा मैं कर लेता हूँ एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया, इसी के इक्वल रखा हूँ, ठीक है, ये तो इक्वल में लिखा ही है ए डी अपॉन बी डी, मान लो कि ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी ई के बजाय मैं डी ई सी भी लिख सकता हूँ, डी सी ई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट जो होगा इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे ए ई और अपॉन में सी ई इक्वल ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। अब इनको सही करके लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा ए डी रेशियो बी डी और ए ई रेशियो सी ई, ये जो होंगे दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमें इसमें प्रूव करना होता है। अब इसमें हम देखते हैं सेक्शन ई हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन ई जो होता है हमारा केस स्टडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेक्शन ई के क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली, the rungs of a ladder decrease uniformly by 2 centimeter from the bottom to top। मतलब कि कोई एक सीढ़ी है, इसकी जो लैडर की जो रग्स हैं, डंडे हैं, इसकी हर बार जो इसकी लेंथ होती जा रही है वो कम होती जा रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोला हुआ है बॉटम से टॉप की साइड में। द बॉटम रग इज 45 सेंटीमीटर, यानी सबसे नीचे वाला जो है ये 45 सेंटीमीटर है। अगला जो होगा इसमें दो कम होता जा रहा है, इसने बोला ना कि 2 कम हो रहा है, तो ये 43 हो जाएगा, ये 41 और ये 39, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ये हो गया। आफ्टर द सेकंड रग द बॉटम कितना हो जाए, मतलब फ्रॉम बॉटम ये जो दूसरा वाला होगा इसकी लेंथ होगी 43, जो मैंने बता ही दिया है। ऑफ द लेंथ ऑफ द रग, ये हमारा यहाँ से ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा कंटिन्यूसली। फ्रॉम द गिवन ए पी, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ए पी फॉर्म हो जाएगी। किस तरीके से ए पी फॉर्म हो जाएगी, ये आएगा हमारा जैसे 45, 43, 41 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो ये ए पी फॉर्म होगी, ठीक है। जब ये ए पी फॉर्म हो जाएगी तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द गिवन ए पी फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भाई ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 45 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, दैट इज A2 माइनस A1। तो हमारा क्या हो जाएगा 43 माइनस 45, A2 हमारा 43 है, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी -2 आ जाएगी। यहाँ से डी हमें मिल गया -2। आगे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ 10th रग। 10th रग मतलब A10 पूछना चाह रहा है हमसे, ये क्या पूछना चाह रहा है, A10। क्या फॉर्मूला होगा, A1 + 9D, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो A1 कितना है हमारा 45 + 9 मल्टीप्लाई डी हमने यहाँ से निकाला है -2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -18, तो ये कितना आ जाएगा 27, यानी कि जो 10th की जो लेंथ होगी 10th रग की वो 27 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच रग ऑफ द लेडर इज 23 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे पूछ रहा है an, मतलब कि कौन सा 27 पर आएगा, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा 23 के इक्वल आ जाएगा। तो a1 है हमारे पास 43,
प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 23। ये यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n-1 यहीं पे रखते हैं, मल्टीप्लाई 2 -2 भी यहीं रखते हैं, इज इक्वल टू 23। ये प्लस है, उधर 45 इधर प्लस है, उधर ले जाते हैं इसे, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, n-1 मल्टीप्लाई -2, ये आ गया हमारा माइनस का 22, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n-1 माइनस एक मिनट -22, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके, इधर आ गया -2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 11, तो यानी कि n कितना हो जाएगा 11, n जो हो जाएगा 11, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, ठीक है। यानी कि जो 12th जो रग होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 23 सेंटीमीटर होगी। इसी में क्या पूछा है, फाइंड द सम, इसी का और में गिवन है, फाइंड S10 ऑफ द AP, S10 पूछा है, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये हमारा n का फॉर्मूला होता है। तो 10 पूछ रहा है S10, तो 10 n की जगह पर हम 10 लिख देंगे, 2a कितना है 45 प्लस n की जगह यहाँ पर 10 -1 और d की वैल्यू हमने निकाली है -2, तो ये यहाँ से आ गया, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 5, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या कट जाएगा, ये 5 आ गया, तो ये बाहर बचा हमारा S10 कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90 प्लस और ये क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। 10 में से बन गया 9 और मल्टीप्लाई 2, तो ये आया 5 90 प्लस माइनस 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो 5 मल्टीप्लाई इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 आ गया। S10 की जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर हम फर्स्ट 10 जो इसके रग्स हैं उनकी जो लेंथ का सम करेंगे वो कितना आ जाएगा 360 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 37 जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या है। बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड ट्रांजैक्शंस। रॉकी वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है। रॉकी बैंक गया है कितने रुपए निकालने के लिए, उसको चाहिए 2000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करता है वो, ही आज द कैशियर टू गिव हिम ₹50 एंड 100 नोट्स, उसे चाहिए 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट, ठीक है। कैशियर से पूछ रहा है कि कहा है उसने कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। ओनली द कैशियर गेव रॉकी अ टोटल 25 नोट्स, उसने जो टोटल नोट्स दे दिए वो कितने दे दिए 25 दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अब हमें नहीं पता कि कौन से कितने नोट्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, ₹50 नोट, इसको हम x मान लेते हैं, और ऐसे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट, 100 रुपये के नोट जो मान लेते हैं y। तो अब कैशियर ने जो उसके टोटल नोट दिए हैं वो कितने दिए 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा 25, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फिर इसने क्या पूछा आगे, ये इक्वेशन पूछ लेती कि राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये होगी। दूसरी क्या है, राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में क्या होगा कि भाई देखो सेम इक्वेशन रहेगी, x प्लस वाई इक्वल टू, अब ये यहाँ पर हमें देखना होगा कि कितने रुपए मिले हैं उसको, टोटल रुपीज़ में मिले हैं 2000। अब ये किसके नोट है, x जो है 50 के नोट है और y जो है ये 100 के नोट है, तो इनकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ₹50 नोट डिड रॉकी रिसीव, और नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है 100 रुपये नोट कितने मिले। तो दोनों इक्वेशन को अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम किससे, मल्टीप्लाई बाय 50, इक्वल करने के लिए हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 125, ये मतलब ये हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी ये 50x प्लस 100y, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2000, ठीक है। इनमें से क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर -50y इज इक्वल टू -750 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, ज़्यादा दूर पहुँच गया। तो y की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 750 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से देखो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, y की वैल्यू आ गई 25, ठीक है, और 15 सॉरी। और पुट, अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 25,
तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, दैट इज़ x की वैल्यू आ गई है 10। मतलब कि उसको जो x हमने क्या माना था, 50 रुपये के नोट, जो 50 रुपये के नोट मिले हैं वो उसको मिले हैं, x की वैल्यू आ गई है 10 और y की वैल्यू आ गई है 15। ये जो है हमारे 50 रुपये वाले नोट हैं 10 नोट, और ये जो हमारे ये 100 रुपये वाले नोट हैं 15 नोट। इस तरीके से उसको कुल 2000 रुपये मिल गए। ठीक है, ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, और देख लेते हैं। कुछ पूछा है तो हमसे 50 रुपये के नोट कितने होंगे और 100 रुपये के नोट कितने होंगे ये पूछा था। तो हमारे 50 रुपये के नोट आ गए हैं 10 और 100 रुपये के नोट जो आ गए हैं वो आ गए हैं 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। कि क्या बोला, अ पेन स्टैंड कम इन अ डिफरेंट डिजाइन एंड मटेरियल ऑफरिंग द वेरियस स्टाइल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टेशनरी। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। एक मतलब कि ये जो हमारा पेन का स्टैंड है ये मतलब कि क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, ये ठीक है। आगे क्या बोला है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। मतलब कि इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, कॉनिकल डिप्रेशंस कैसे बनाए हुए हैं, देखो जैसे कि अब हम ये कह सकते हैं एक तो क्यूबॉइड हो गया और इसमें जो 4 जो है कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए हुए हैं इस तरीके से, जिससे कि इसमें पेन होल्ड हो जाए इजीली। तो हमें क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन ये है, तो हम इसकी लेंथ कह सकते हैं कि लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी वो है 10 सेंटीमीटर। एल बी हो गया ये, ठीक है, ये बी हो गया। और एच इसकी जो हाइट है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन। जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो डेप्थ है वो मतलब कि जो इसकी डेप्थ होगी वो इसकी हाइट होगी वो है 2.1 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिफोर डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब उसके अंदर पेन स्टैंड बनाने से पहले उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम क्या होता है इसका, एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच। तो ये है 15 और ये है 10 और ये है 3.5। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे लग जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारी 35 और 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 से 45 और 7 52। ये आ गया हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले का आंसर हो गया, दूसरा देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल डिप्रेशन। एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो कॉनिकल डिप्रेशन ये है, वॉल्यूम क्या होता है कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इधर सोल्व करता हूँ मैं। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना है इसमें हमारा, आर है 1, तो 1 × 1 2 बार लिखेंगे और इंटू एच, एच कितना है 2.1। इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं, नीचे क्या लगा लेते हैं 0। ठीक है, काट देते हैं 7 से 7 7 7 21, ये कट गया। और देखो इस वाले 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर बच क्या रहा है, हमारा यहाँ पर बच रहा है 22। ठीक है, और अपॉन में 10। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2.2 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल उसका जो आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया एक का। ठीक है, इतना आ गया हमारा एक का। तो ये भी हो गया हमारा, इसका ये आंसर भी हो गया। थर्ड वाला क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है कि इस पूरे स्टैंड में वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है। देखो इसमें हमने क्या किया है कि कॉनिकल डिप्रेशंस किए हैं। जब हमने यहाँ पर ये कॉनिकल डिप्रेशंस किए होंगे, ठीक है, तो यहाँ से वुड क्या हो गई होगी, कम हो जाएगी। ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस हुए हैं इसमें 4, तो 4 कोन के बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो टोटल वॉल्यूम था वो 525 था। इसमें से 5 कॉन्स का 4 डिप्रेशंस है ना, 4 है, हाँ 4 की क्या हो जाएगा, 4 डिप्रेशंस के बराबर जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। तो ये 2.2 कम हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 525 माइनस 8.8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8। तो 525 में से हम 8.8 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 और ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो ये आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा थर्ड वाले का आंसर। लास्ट इसका अच्छा और में भी कुछ पूछा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड इफ इट वुड हैव बीन 5 डिप्रेशंस। अगर इसमें 5 डिप्रेशंस हो जाते हैं तो कितना आएगा, तो भाई 5 हो जाएंगे तो क्या आएगा, 525 में से कितना हो जाएगा, 5 का माइनस हो जाएगा। एक कोन का वॉल्यूम हमने निकाला था 2.2, तो 5 माइनस कर देंगे 2.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 525 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 514। ठीक है, 514, कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये हमारा इसमें पार्ट डी और ई था। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है।